हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटीयू क्वेश्चन पेपर के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। इट हैपेंड विद मेनी स्टूडेंट्स। आपको आंसर पता होता है बट आपको ये नहीं पता होता वो उसको लिखना कैसे है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट डाउन द आंसर। इट्स नॉट, आई मीन, ये हर बच्चे के पास में ये चीज़ नहीं होती कि वो आंसर को प्रॉपरली लिख पाए, राइट? सो यू यूजुअली यूज गो फॉर शॉर्टकट्स एंड यू समटाइम्स यू मिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको उनको हाईलाइट कैसे करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो आज मैं एक क्वेश्चन पेपर आपके साथ लेके आई हूँ, दैट इज़ फॉर दिसंबर 23 एग्जामिनेशन है, फिजिक्स का एग्जाम है। इस एग्जाम में हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे क्वेश्चन में। आपके फाइनल एग्जाम में सेक्शन ए होगा, दैट वुड बी कंपल्सरी एंड इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स हर क्वेश्चन का है, तो 20 मार्क्स का ये आपका एक सेक्शन होगा, सेक्शन ए। सेक्शन बी और सी दोनों में 4-4 क्वेश्चंस होंगे आपको, राइट? और आपने इन चार चार आई मीन 8 क्वेश्चंस में से एनी 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। सो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, और हर क्वेश्चन की वेटेज है 8 मार्क्स। बिसाइड्स यू नीड टू फोकस हियर बेटा। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेक्शन के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो और दूसरे सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर सेक्शन में से अटेम्प्ट करने हैं। सो मीन्स आप किसी भी एक सेक्शन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और दूसरे सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है, राइट? तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज वेल एज जो पेपर का पैटर्न कैसे होगा। अब हम देखते हैं इस दिसंबर 23 में जो पेपर आया उसमें सेक्शन ए जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट सेल क्या है, व्हाट इज यूनिट सेल। सबसे बेसिक डेफिनेशन है यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट entity, smallest unit, or you can say smallest part of the crystal which when repeated again and again creates the whole crystal. ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अब मैं आपको समझाती हूँ होता है क्या, यूनिट सेल क्या है। पहले तो हम देखते हैं यूनिट का मतलब क्या होता है। यहाँ यूनिट वर्ड पिक हुआ है यूनिटी से। यूनिटी मीन्स वन, सिंगल। सो ये यूनिट सेल क्या है? ये पूरे क्रिस्टल का एक सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा पार्ट है उसका, जिसको जब आप बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा क्रिस्टल क्रिएट हो जाएगा। लेट मी शो यू यूनिट सेल कैसे बनता है। सो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये यूनिट सेल में आपके पास क्या होगा, 4 कॉर्नर्स होंगे, 6 फेसेस रहेंगे आपके पास, ठीक है? तो ये 3 डायमेंशनल आपके पास यूनिट सेल बन जाता है। अब इस यूनिट सेल में आप यहाँ पे भी यूनिट सेल अटैच कर दो, इधर भी अटैच कर दो, उसकी बैक पे भी, फ्रंट साइड से भी, इस फेस पे भी और इस फेस पे भी। जब आप हर जगह यूनिट सेल अटैच करते हो एंड यू कीप रिपीटिंग दिस, तो आपके पास एक पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो आई रिपीट, यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल which when repeated again and again creates the whole crystal, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। अब हम देखते हैं, अब देखिए, अब इसमें आपने लिखना कैसे है। आप इसमें डेफिनेशन भी लिखेंगे और आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हो तो चांसेस आर देयर कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। अगर आप दोनों चीजें लिखेंगे आपको 2 मार्क्स जो हैं आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज बी पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेटा, डिफरेंशिएट टाइम आपने हमेशा लाइन लगा के उसकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना है। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ में बेटा आपको आइडेंटिफाई करना कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट किया है, कौन कौन से बेस को लेके डिफरेंशिएट किया है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। जैसे ये डिफरेंशिएशन मुझे लिखना है तो मैं बैंड गैप के बेसिस पे डिफरेंशिएट करती हूँ। अब सेमीकंडक्टर्स हैं, बैंड गैप तो इनका सेम ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इंप्योरिटी के ऊपर या डोपिंग के बेसिस पे, राइट? अब अगर इंप्योरिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम इंप्योरिटी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसमें इंप्योरिटी होती है, राइट? इसमें इंप्योरिटी रहती है। तो आपको ऐसे इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। यहाँ पे जब आप बनाते हो आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को यूज करके फर्दर क्या करते हो, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्रिएट करते हो। तो आपको ऐसे प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना है, बट यस
आपने ऐसे कंपेयर करना है प्रॉपर्टीज को, पैराग्राफ लिख के इसको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो आप इसमें अगर 4 to 5 एटलीस्ट 4 to 5 प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं सो यू विल गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ इट। पार्ट सी, अब इसमें बात करते हैं व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स। अब जैसे हमें पता है टाइप सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द कंडक्टर्स जब आप किसी भी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो कूल डाउन कर देते हो, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जब आप उसको कूल डाउन कर देते हो तो वो क्या होता है, वो जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर की फॉर्म में बन जाता है। सुपर कंडक्टर कैसे बनता है, वो कंडक्टर जो है वो अपनी रेजिस्टिविटी कंप्लीटली लूज कर देता है। जब वो अपनी रेजिस्टिविटी कंप्लीटली लूज कर देता है तो आपके पास वो सुपर कंडक्टर की फॉर्म में बन जाता है। अब इसमें सुपर वर्ड क्यों यूज किया, सुपर मीन्स जिसके पास एक डिफरेंट, जैसे हम सुपर पावर की बात करते हैं, सुपर पावर क्या होता है, जब किसी के पास डिफरेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है ना। तो सुपर कंडक्टर्स क्या हुए, सुपर कंडक्टर्स हैं जिनकी आप टेम्परेचर जो, जिनकी रेजिस्टिविटी जो है या जिनका रेजिस्टेंस जो है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है जब आप उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लूज करते हो, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कूल करते हो। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों सुपर कंडक्टर्स में डिफरेंशिएट करना है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब आप डिफरेंशिएट अगेन कैसे करेंगे, टाइप 1 लाइन लगा के आप डिफरेंशिएट करेंगे। टाइप 1 कौन से सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जिन्हें सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी बोला जाता है। इनके पास सिंगल वन क्रिटिकल फील्ड रहता है, एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जबकि टाइप 2 सुपर कंडक्टर हार्ड सुपर कंडक्टर्स होते हैं, इनके दो क्रिटिकल टेम्परेचर रहते हैं, इनके क्रिटिकल फील्ड भी दो रहते हैं। सो ऐसे आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज में बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इनपे एग्जांपल्स भी बता सकते हैं, राइट। आपने डिफरेंशिएट ऐसे ही करना है हमेशा, जिससे आपके एग्जामिनर को क्लैरिटी भी मिल जाती है कि आपने कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट किया है, आपकी मार्क्स की वेटेज जो है अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज 0। इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, पहले हम देखते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट को लिखते कैसे हैं। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट को हम लिखते हैं COG। अब ग्रेडियंट अप्लाई होता है हमेशा किसी वेक्टर स्केलर के ऊपर, ये हमें प्रूव करना है कि 0 होता है। तो हम क्या इमेजिन कर देते हैं कि लेट्स से एक स्केलर फंक्शन ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 5, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ 5। अब ग्रेडियंट ऑफ 5 क्या होता है, इसे लिखेंगे डेल 5 विच इज इक्वल टू करली 5 अपॉन करली x आई कैप प्लस करली 5 अपॉन करली y j कैप प्लस करली 5 अपॉन करली z k कैप। अब आपको क्या करना है, इस ग्रेडियंट 5 का कर्ल कैलकुलेट करना है, COG। अब कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। पहले हम देखेंगे इस डेल के कोफिशिएंट्स आई जे के वो मेंशन करेंगे, सो करली अपॉन करली x करली अपॉन करली y करली अपॉन करली z। फिर हम डेल 5 के आई जे और के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख लेंगे, करली 5 अपॉन करली z। अब जब आप इसको ओपन करोगे आपके पास कॉमन सेम टर्म्स आएंगी बट विद ऑपोजिट साइन, और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड द रिजल्ट विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ओपन कैसे करेंगे, आई कैप, आपका ये पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम एंड रो फ्रीज रहेगी। ऑपरेशन कैसे होगा, दिस अप्लाइड ऑन दिस, दिस अप्लाइड ऑन दिस। सो ये बनेगा करली स्क्वायर 5 अपॉन करली y करली z माइनस करली स्क्वायर 5 अपॉन करली y करली z माइनस जे कैप। अब आपके पास जे वाला कॉलम जो है फ्रीज हो जाएगा एंड फर्स्ट रो फ्रीज हो जाएगी। आपका करली x ऑपरेट करेगा इसके ऊपर, सो करली स्क्वायर 5 अपॉन करली x करली z माइनस करली स्क्वायर 5 अपॉन करली x करली z। सिमिलरली के कैप का आपका रो जो है फ्रीज रहेगा और के का वाला कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएगा। अब ऑपरेशन कैसे होगा, यहाँ तो ये बनेगा करली स्क्वायर 5 अपॉन करली x करली y माइनस करली स्क्वायर 5 अपॉन करली x करली y। अब देखिए सेम टर्म्स है, ऑपोजिट साइन है, तो ये हो जाएंगी 0 एंड द रिजल्ट इज 0। सो हमने प्रूव कर दिया दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज 0, जो हमें प्रूव करना था। तो आपने इसको प्रॉपरली इलेबोरेट करके प्रूव करना है।
तो आपके जो 2 मार्क्स है वो कभी भी डिडक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे एंड देन आप इक्वेशन भी लिखेंगे साथ में। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल साइमल्टेनियसली, राइट, कि आप एक ही टाइम पे पोजीशन एंड मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, राइट। सो कैसे लिखेंगे हम, दैट डेल्टा ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2। h क्रॉस रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं रहेगा, इट इज h क्रॉस बाय 2। अब h क्रॉस बाय 2, यहाँ पे h क्रॉस क्या है, h क्रॉस इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज h बाय 2 पाई, और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो h क्रॉस इज ऑल्सो कांस्टेंट। डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा p रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। p यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपने देखा होगा अगर इनमें से अगर हम इनको क्रॉस चेक करें, सो आई कैन सी डेल्टा x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p है एंड डेल्टा p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x है, वाइस वर्सा है दोनों। अगर मेरे पास डेल्टा p 0 हो जाए मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 है, इट मीन्स मेरे पास सर्टन वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है मोमेंटम की, सो आई हैव सर्टन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मेरे पास सर्टन वैल्यू है मोमेंटम की, सो इट अनसर्टेनिटी 0 हो जाएगी। अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम में 0 है तो आपकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी 1/0 दैट इज इनफिनिटी को अप्रोच करेगी। इट मीन्स कि जो पोजीशन मेजर करने में अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आपका अगर आपने मोमेंटम सर्टन वैल्यू मेजर कर ली है तो आपका पोजीशन साइमल्टेनियसली मेजरमेंट पे पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर आपने पोजीशन को सर्टनली मेजर कर लिया और साइमल्टेनियसली मोमेंटम मेजर करें तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। इट मीन्स आप दोनों में से कोई भी एक चीज को सर्टनली मेजर कर पाओगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आप एग्जैक्ट वैल्यू दोनों की मेजर नहीं कर पाओगे। या आप x की वैल्यू मेजर कर सकते हो एग्जैक्टली, या आप p की वैल्यू एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, बट साइमल्टेनियसली दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज को आप मेजर नहीं कर सकते। सो आपने इस चीज को इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करना है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, और आपने ये क्वेश्चन को भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। अब इसमें आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बारे में बताएंगे और विद डायग्राम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, आप इसे एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो, बोथ स्टैंड्स फॉर सेम टर्म, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सेम प्रोसेस को हम दोनों तरह से नाम दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लेट्स से हमारे पास किसी भी दो एनर्जी लेवल्स की हम बात करते हैं, एनर्जी लेवल 1 जिसकी एनर्जी E1 है, पॉपुलेशन N1 है, एनर्जी लेवल 2 विद एनर्जी E2 और पॉपुलेशन N2 है, और वर्टिकली एनर्जी जो है राइज कर रही है। इट मीन्स आपके पास E2 का वैल्यू E1 से ज़्यादा है। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इट मीन्स 1 लेवल आपका वैलेंस बैंड को बिलोंग करता है और 2 लेवल जो है कंडक्शन बैंड को बिलोंग करता है। जब कोई भी फोटोन स्ट्राइक करता है इस मटेरियल के ऊपर जिसकी एनर्जी लेट्स से एच न्यू के बराबर है, ये फोटोन ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, प्रोवाइडेड एच न्यू जो है या तो एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन E2 माइनस E1 है। मीन्स आपने जो फोटोन प्रोवाइड किया उसकी एनर्जी ये दोनों एनर्जी लेवल्स के गैप के एटलीस्ट बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब ही ये फोटोन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज ये फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर सूटेबल एनर्जी का फोटोन मिला इसे एब्जॉर्ब करके जंप करेगा टू द एक्साइटेड स्टेट,
leaving behind a hole. अब ये process of moving of transition from level 1 to level 2 is called as absorption or stimulated absorption process, right? क्योंकि इसमें एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है इसलिए इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसे स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं? स्टिम्युलेटेड मीन्स जिस प्रोसेस को आप स्टिम्युलेट करते हो। अब हम देखा जाए तो ये प्रोसेस को स्टिम्युलेट कर रहे हैं यूजिंग दिस फोटोन। अगर आप फोटोन प्रोवाइड नहीं करें तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टिम्युलेट नहीं होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इसका नाम स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन लिखा जाता है। सिमिलरली एमिशन प्रोसेस क्या है? स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस क्या है? अब सेम सिचुएशन की हम बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है, राइट? एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ सेकेंड के बराबर रहता है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना टाइम अलाउड है यहाँ पे रहना, उसके बाद ऑटोमेटिकली इट विल गो बैक टू द ग्राउंड लेवल और लेवल 1। नाउ सपोज करो इलेक्ट्रॉन इससे पहले कि ये टाइम पीरियड स्पेंड करे और अपने आप ग्राउंड लेवल पे जाए, हम एक और एक्स्ट्रा फोटोन यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा एंड दिस फोटोन विल ट्रिगर और स्टिम्युलेट एमिशन प्रोसेस, और इलेक्ट्रॉन अपना लाइफ टाइम पूरा किए बिना ही ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1, राइट? जब ये ट्रांजिशन होगा तो आपके पास यहाँ पे फोटोन दो एमिट होते हैं। दोनों फोटोन कोहेरेंट फोटोन्स होते हैं, मींस सेम फेज में या कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है उनका, सेम फेज में लाई करते हैं, तो दे आर कोहेरेंट फोटोन्स। तो ऐसे ही जब ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन के थ्रू ग्राउंड लेवल पे आएंगे तो ही आपके पास लेजर आती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस को आपके पास फोटोन एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होता है उसी जगह पे स्टिम्युलेट करता है, सो इसे स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जब आप ये एक्सप्लेन करोगे, आपने ये डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है, तो श्योरली यू विल गेट 2 मार्क्स, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, आपने डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट में आप यहाँ पे लाइन लगा के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। आप डायग्राम के बेसिस पे कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो कि ये ट्रांजिशन 1 to 2 होती है, यहाँ ट्रांजिशन 2 to 1 होती है। ऐसे आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हो। इसमें फोटोन एब्जॉर्ब होता है, इसमें फोटोन एमिट होता है। एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है लेकिन 2 एमिट होते हैं, राइट? तो ऐसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होलोग्राफी? होलोग्राफी क्या होता है? होलोग्राफी एक प्रोसेस है, राइट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लेजर, राइट? इसमें होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3D इमेज of any object is called as holography. So holography क्या है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेजर, जिसे बोलते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी में आप क्या कर सकते हो? आप एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो होलोग्राफी में, एज आई कैन शो यू दिस डायग्राम। अब आप देख सकते हो होलोग्राफी में क्या होता है? 2 वेव्स होती हैं, एक रेफरेंस वेव होती है और एक वेव होती है ऑब्जेक्ट वेव। सॉरी, एक आपके पास रेफरेंस वेव होती है जो ऑब्जेक्ट वेव होती है। जब आपके पास इनिशियली रेडिएशन फॉल करती है तो क्या होता है? अ पार्ट ऑफ जो रेडिएशन होगी वो मिरर पे फॉल करेगी एंड अ पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ रेडिएशन विल फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। मिरर से रिफ्लेक्ट होके और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जब ये दोनों रेडिएशन या दोनों वेव्स जो हैं आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, तो आप इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, तो आपके पास एक 3 डायमेंशनल इमेज बनती है उस ऑब्जेक्ट की, राइट? तो इसे हम रेफरेंस वेव भी बोलते हैं। जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती है उसे रेफरेंस वेव बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है उसे ऑब्जेक्ट वेव कहते हैं। जब ये दोनों रेफरेंस वेव और ऑब्जेक्ट वेव आपस में इंटरफेयर होती हैं, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं पैटर्न, तो आपके पास वो पैटर्न में क्या आता है? रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल इमेज आती है। तो आप ये डायग्राम की हेल्प से भी और डेफिनेशन लिख के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपने बताना है नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट गिव्स यू द maximum number of modes that a fiber can support. It gives you a maximum number of modes that a fiber can support. तो हम normalized frequency को कैसे लिख सकते हैं? Let's see. Normalized frequency इसको represent करते हैं हम with the symbol NM. Stands for normalized frequency which is equals to V square by 2. यहाँ V क्या है? V नंबर कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं V नंबर। V नंबर हमारे पास क्या है?
ये आपको बताएगा टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कि सिंगल मोड है, मल्टी मोड है, कौन सी है। और वी नंबर का फॉर्मूला रहता है 2 पाई a अपॉन लैम्डा इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर, इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, एन ए। तो यहाँ ए क्या है, आपके पास रेडियस है कोर का, जो भी आप यूज करोगे फाइबर को, लैम्डा वेवलेंथ है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर है, राइट। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। या आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहते हैं या बाहर, वो आपकी चॉइस है। सो मेरे पास v नंबर बना 2 पाई a अपॉन लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नॉट। n नॉट आपका फ्री स्पेस या जो भी एयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास क्लैडिंग का। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो nm नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी हमारे पास, इवेंचुअली nm नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ v बाय स्क्वायर ऑफ v बाय 2, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली, इसे अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर। आपने ये पार्ट को एक्सप्लेन करना है, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपने लिखना है और आपने उसको डिफाइन भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होती हैं, व्हाट आर कार्बन नैनोट्यूब्स। सो आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। कार्बन नैनोट्यूब्स ऑब्वियसली कार्बन एटम से बनी होती हैं। ये बेसिकली ग्राफीन शीट्स होती हैं। जब आप ग्राफीन शीट को रोल करोगे तो वो ट्यूब की फॉर्म में बन जाती हैं, उसे बोलते हैं कार्बन नैनोट्यूब्स, क्योंकि प्योरली कार्बन एटम्स रहते हैं वहां पे। और ये कार्बन नैनोट्यूब सिंगल वॉल भी हो सकती है, मल्टी वॉल भी हो सकती है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज द यूज ऑफ हीलियम इन हीलियम नियॉन लेजर। ये इंपॉर्टेंट है। हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम का क्या यूज है और नियॉन का क्या यूज है। हम इसमें क्या करते हैं, हीलियम में नियॉन को मिक्स करते हैं। हम जो प्रोसेस एक्टिव मीडियम रहता है उसमें हीलियम और नियॉन का मिक्सचर रहता है। जब आपकी हीलियम नियॉन लेजर वर्क करती है, एक्टिव मीडियम में प्रोसेस होते हैं, तो जो ट्रांजिशन होती है, बेसिक एब्जॉर्प्शन जो होती है, वो हीलियम के एनर्जी लेवल्स में होती है, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एमिशन प्रोसेस होगा वो नियॉन के एनर्जी लेवल्स में होगा। इट मींस एक्साइटेड स्टेट में हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या एटम्स जो होंगे, एक्साइटेड स्टेट में अपनी एनर्जी जो है नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर कर देते हैं। और नियॉन के एटम्स जब डी एक्साइट होते हैं, दैट इज जब वो ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट एमिशन प्रोसेस में, तो वो स्टिम्युलेटर के थ्रू एमिट होते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ हीलियम एंड हीलियम नियॉन लेजर। आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करके मेंशन कर सकते हैं। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। और इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है, अगर आपके पास रिलेटेड कोई डायग्राम है या कोई फॉर्मूला है या कोई इक्वेशन है, आपने उसको मेंशन साथ में जरूर करना है, तो आपके 2 मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आप उसमें से कुछ भी चीज को मिस करते हो तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास आता है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या रहेंगे, लेट्स सी दैट। ये है हमारा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्स रेज, डिस्कस द डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज फ्रॉम क्रिस्टल एंड ऑब्टेन ब्रैग्स लॉ। इसमें सबसे पहले आप बताएंगे एक्स रेज क्या होती है। एक्स रेज क्या है, ये अननोन है। एक्स क्यों बोलते हैं इनको, एक्स का मतलब अननोन है। बेसिकली ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड रेडिएशंस हैं। ये रेडिएशंस कैसे होती है, जब आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है किसी टारगेट एलिमेंट पे स्ट्राइक करती है, तो वहां पे एक्स रेज जो है प्रोड्यूस होती है। शॉर्ट वेवलेंथ होती है 1 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनकी वेवलेंथ जो है वो लाई करती है, राइट। फिर डिस्कस द डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज फ्रॉम क्रिस्टल एंड ऑब्टेन ब्रैग्स लॉ। तो आपने इसमें डाइफ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस करना है प्लेन्स की फॉर्म में, कि वो कैसे रिफ्लेक्ट बीम्स आपके पास रिफ्लेक्ट होकर एटम से रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर आप उसमें प्रॉपर फॉर्मूला जो है ब्रैग्स लॉ को सेटअप करोगे। तो इसमें प्रोबेबली 2 मार्क्स एक्स रेज की डेफिनेशन के रहेंगे और रेस्ट मार्क्स होंगे आपके पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए होंगे।
थर्ड क्वेश्चन जैसे रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज फोटो डिटेक्टर, जैसे हमने फोटो डायोड्स हमारे सिलेबस में है, तो उसमें पहले आप बताएंगे फोटो डिटेक्टर होते क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो डायोड, डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ फोटो डायोड। जब भी आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आपने उसकी एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे डिवाइड करोगे, पहले आप फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड के बारे में बताएंगे क्या होता है, फिर आप उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप उसकी डिसएडवांटेज को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है मिजनर इफेक्ट क्या है, व्हाट इज मिजनर इफेक्ट, एक्सप्लेन इट यूजिंग लंदन इक्वेशंस। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा कि आपने अटेम्प्ट क्या करना है, ये आपके लंदन इक्वेशन ही ड्राइव करनी है। इसमें सबसे पहले आप मिजनर इफेक्ट के बारे में बताएंगे। मिजनर इफेक्ट क्या कहता है, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनके बल्क में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो रहता है, और वी कैन राइट इट दिस वे कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी सुपर कंडक्टर में से पास नहीं करती। ये मिजनर ने इस इफेक्ट को कैलकुलेट फाइंड आउट किया था, तो उसी के नाम से इसको मिजनर इफेक्ट बोलते हैं। मिजनर इफेक्ट का जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो लंदन इक्वेशंस ने दिया था। एच लंदन एंड एफ लंदन, दे वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1935 समवेयर ये इक्वेशंस को सेटअप किया था। तो आप यहाँ पे पहले बताएंगे, मिजनर इफेक्ट डिफाइन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे उसका, और उसके बाद आप अपनी लंदन इक्वेशंस को डराइव करके प्रॉपर्ली केसेस को डिस्कस करेंगे, और आपने लास्ट में अपना बी वर्सेस एक्स जो प्लॉट है, ग्राफ है, उसको जरूर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट्स हैं, तो ये 4 ईच हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए में क्या है, राइट मैक्सवेल इक्वेशंस एंड डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखेंगे और आप चारों का फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय एक्सप्लेनिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन वन बाय वन, जिसमें आप हर इक्वेशन के बारे में बताएंगे किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उसका मीनिंग क्या है। पार्ट बी, एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये 2+2 का क्वेश्चन रहेगा। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपने एक्सप्लेन करनी है क्या होती है, जब आपके चार्जेस जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ अकोमुलेट होते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, और नेगेटिव चार्ज एक तरफ अकोमुलेट होते हैं जब आप डाइलेक्ट्रिक को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में रखते हैं, इसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डेफिनेशन देना है। नेक्स्ट सेक्शन सी, सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, derive the relation between Einstein coefficients and discuss the physical interpretation। यहाँ पे आप आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स क्या है, A21, B12 एंड B21, इसके बारे में बताएंगे क्या होते हैं, आप उनका रिलेशन ड्राइव करेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स का, और फिर वो रिलेशन रिप्रेजेंट क्या करता है वो चीज एक्सप्लेन करेंगे, राइट। आइंस्टाइन रिलेशन क्या आता है आपके पास, अगर हम देखें तो जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स का रिलेशन आता है that A21 upon B21 is proportional to mu cube। ये है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब आपको ये रिलेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका गिवन एनर्जी लेवल्स में, लेट्स से आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं लेवल 1 2 3 4। अब आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कि किन 2 लेवल्स के बीच में स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट होगा, किन 2 लेवल्स के बीच में स्टिम्युलेटेड एमिशन डोमिनेट होगा, वो हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। तो आपने इस प्रॉपर एक्सप्लेन करना है इस पार्ट को। ये इक्वेशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी मींस h न्यू ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। इनकमिंग रेडिएशन में जो भी फोटोन आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए दोगे उसके ऊपर डिपेंड करती है। इफ यू कैन सी, यहाँ एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा है, अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करना है सो मेरे को उसी प्रोक्सीमेटली उतनी ही एनर्जी रेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ गैप जो है वो कम है, राइट, तो आपके पास यहाँ आपको उतनी ही कम एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा फोटोन को एक्साइटेशन प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। सो इस बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो लोअर एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट करता है, और हायर एनर्जी लेवल्स में स्टिम्युलेटेड एमिशन जो है वो डोमिनेट करता है। आपने इस रिजल्ट को प्रॉपर्ली साथ में एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल। ये आपने एक्सेप्टेंस एंगल पहले डिफाइन करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर डिफाइन करेंगे, इनका फार्मूला लिखेंगे, फिर आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसमें, राइट। व्हाट इज फोटो डिटेक्टर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक यूजिंग क्वांटम अप्रोच। तो ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप डिफाइन करने के बाद उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल यूजिंग बॉल मिलिंग एंड सोल जेल टेक्निक। तो आप जब इस सिंथेसिस को बताएंगे आप इसमें टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों अप्रोचेस बताएंगे, फिर आप अप्रोचेस में बताएंगे कि बॉल मिलिंग इस अप्रोच के अंडर आता है और सोल जेल टेक्निक इसके अंडर आता है, फिर आप वन बाय वन दोनों टेक्निक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, आप उनकी सिंथेसिस जो है 2 टेक्निक से कर सकते हैं, 2 अप्रोच से कर सकते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, फिर आप टॉप डाउन की एग्जांपल बॉटम अप की एग्जांपल इन 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर बेटा। आप इसमें से क्वेश्चंस को देखिए, जहां भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी और यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, टेक केयर।